हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोगों ने डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और हमने पढ़ा है बेसिक जो जैसे कि ओवम है, स्पर्मेटोजोन है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है और प्रोसेस देखी है कि मैचुरेशन है, ओवुलेशन है, फर्टिलाइजेशन है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि कंसेप्शन से लेकर जब तक चाइल्ड डिलीवर नहीं हो जाता है या बर्थ तक की जो स्टेज होती है वो प्रीनेटल डेवलपमेंट कहलाती है। तो पूरे प्रीनेटल पीरियड को हम तीन भाग में बांटते हैं या तीन इसके डिविजन्स हैं। पहला है पीरियड ऑफ द ओवम, जो कि स्टार्ट होता है कंसेप्शन से टू द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो, जो कि स्टार्ट होता है एंड ऑफ द सेकेंड वीक से कब तक रहता है, एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ, या फिर हम इसको कह सकते हैं 8 वीक। फिर हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ द फीटस, जो थर्ड स्टेज होती है, वो होती है एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ टू बर्थ। इसमें फिगर में भी हम देख सकते हैं कि पहले जर्मिनल होता है, फिर एम्ब्रियोनिक होता है, और थर्ड जो होता है वो फिटल होता है। अब हम इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसके अपने हर जो भी डेवलपमेंटल स्टेज है या जो भी पीरियड है उसमें जो है कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पीरियड ऑफ ओवम या फिर कंसेप्शन टू एंड ऑफ द सेकेंड वीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट होगा यूट्राइन वॉल पर। फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है, यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांटेशन होता है। और अब यहाँ पे ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैसे रिएक्ट करने लगता है, लाइक अ पैरासाइट। पैरासाइट मतलब सहजीवी। अब वो अपना जो भरण पोषण है वो कहाँ, यूट्रस वॉल से लेना स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जो कि सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ या फिर 8 वीक तक चलता है। इसमें हम देखते हैं कि इस पीरियड के एंड होते होते तक जो एम्ब्रियो होता है वो 1.5 to 2 इंच हो जाता है लेंथ में, और इसका जो वेट है वो लगभग 1 ऑन्स का होता है। और कुछ एसेसरी एपरेटस जैसे कि प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियोटिक सैक भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, माँ से बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो नरिशमेंट मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। इसी तरीके से एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो वेस्ट जो कि बच्चे से माँ के ब्लड में जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, एंड एमनियोटिक सैक यानी जो फ्लूइड, जो लिक्विड जो बच्चे के आसपास यूट्रस में बेसिकली यूट्रस में जो होता है उसको हम एमनियोटिक सैक, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड ऑफ द फीटस, एंड ऑफ द सेकेंड लूनर मंथ टू बर्थ। जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक ये पीरियड चलता है। तो देखिए ग्रोथ जो होती है इसमें फॉलोज करती है लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। जो हमने डेवलपमेंटल डायरेक्शंस पढ़े हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर सिफेलोकॉडल, जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसको फॉलो करता है ग्रोथ। और जो फीटल एक्टिविटी जैसे कि किकिंग वगैरह भी बच्चों की इस समय देखी जाती है। फिर हम देखते हैं पीरियड ऑफ पार्चुनेट। पार्चुनेट बेसिकली हम कहते हैं कि फर्स्ट 12 to 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ पार्चुनेट। ये फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देन पीरियड ऑफ नियोनेट्स, ये पीरियड कवर्स द रिमाइंडर ऑफ द इन्फेंसी पीरियड 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या मेजर एडजस्टमेंट होते हैं नेसेसिटीज़ बाय बर्थ। यानी कि पहले क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है, तो जब वो डिलीवर होता है तो वो इस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो बेसिकली वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि बच्चे को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट टू टेम्परेचर चेंजेस। एडजस्टमेंट टू टेम्परेचर चेंजेस में क्या है कि जो वार्म यानी जो माँ के गर्भ में जो वार्म का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है सॉरी, इन कंपैरिजन टू जो इन्वायरमेंटल हमारी कंडीशंस है उससे। तो सबसे पहले तो उन्हें टेम्परेचर का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तापमान जो है वहाँ ज़्यादा होता है, और यहाँ मतलब बाहर इन्वायरमेंट में जब वो डिलीवर होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। दूसरा जो एडजस्टमेंट होता है वो ब्रीथिंग का होता है, क्योंकि उस समय तो जो बच्चे हैं वो माँ के गर्भ में ब्रीथ तो नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन जो है वो माँ के ही ब्लड से ही सप्लाई हो रही होती है। तो अभी क्या करना पड़ता है, जैसे ही बच्चे डिलीवर होंगे, इमर्ज आउट होंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, उनके लंग्स जो है वो फंक्शनल होते हैं।
फिर देखते हैं एडजस्टमेंट टू टेकिंग नरिशमेंट। तो अभी तक नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा था उन्हें, प्लेसेंटा से मिल रहा था, यानी माँ के ब्लड से उनको प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन आ रहा था। अभी उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके खुद से उन्हें सक करना पड़ता है, मिल्क को खुद बच्चों को अपनी बॉडी में लेना पड़ता है और फिर उसे डाइजेस्ट एंड देन आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट टू एलिमिनेशन से वही है कि अभी तक तो उन्हें खुद एलिमिनेशन वो नहीं कर रहे थे, जो भी वेस्ट था वो माँ के ब्लड में ही इन्वॉल्व होके और बाहर हो जा रहा था। लेकिन अब जब वो डिलीवर हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, ये देखा जाता है कि एडजस्टमेंट टू एलिमिनेशन भी होता है। तो मेजर जो एडजस्टमेंट होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं, और जो एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। इसमें देखते हैं हम ऑल इन्फेंट्स इनकाउंटर अ लॉस ऑफ वेट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं एक बार ऐसा आता है कि सारे बच्चों का जो वेट होता है वो कम होता है, कम होने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों का वेट जो है वो कम ना हो, जितने पर वो डिलीवर हो उसके बाद उनका वेट बढ़ना ही चाहिए। डिसऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है। और फिर हम देखते हैं जैसे क्राइंग है या फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर वो करते हैं। मोर्टेलिटी रेट, मतलब अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट में तो कई बार उनका वो मर भी जाते हैं। जिस तरीके इस वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो हाई होती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस है एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ का, कि अगर मतलब वो माँ के गर्भ में जिस कंडीशंस में थे और उसके आफ्टर बर्थ डिलीवरी होने के बाद अगर उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया या वो किसी वजह से एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, चाहे तो टेम्परेचर में, ब्रीथिंग में या किसी भी चीज़ में, तो फिर वहाँ पे वो मोर्टेलिटी की कंडीशन देखी जाती है। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो हम करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ बर्थ की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्थ मतलब बेसिकली हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के बर्थ होते हैं। यानी तो पहला तो हम देखते हैं कि नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस बर्थ, यानी कि होता क्या है, इसमें मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ कि बेसिकली नेचुरल या स्पॉन्टेनियस बर्थ में क्या होता है कि जैसे बच्चा जब इमर्ज आउट होता है तो उस समय सबसे पहले हेड जो होता है वो सबसे पहले अपीयर होता है। हेड के बाद जो वन शोल्डर जो है वो इमर्ज आउट होता है और उसके बाद फीटल बॉडी रोटेट्स करते स्लोली और बर्थ कैनाल से जो बेबी है वो पूरा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट आर्म और लास्ट में क्या अपीयर, लेग अपीयर होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसको बोलते हैं नेचुरल या स्पॉन्टेनियस बर्थ। दूसरा जो टाइप है बर्थ का वो होता है इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि मस्ट बी यूज एड इन डिलीवरी, यानी कोई अगर एड हम यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी में तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। और एक होता है ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ में क्या होता है, ये क्वेश्चंस भी इसके पूछे जाते हैं। ब्रीच बर्थ में क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे का हेड सबसे पहले इमर्ज होता है, लेकिन ब्रीच बर्थ में क्या होता है कि जो बोटॉक्स होता है वो सबसे पहले अपीयर होता है फॉलोड बाय द लेग्स। बोटॉक्स के बाद लेग्स और आर्म और सबसे फाइनली लास्ट में क्या होता है, हेड। तो कई बार ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ। इसमें क्या होता है कि जो फीटस है वो लाइज क्रॉस वाइज इन द मदर यूट्रस। मदर के यूट्रस में जो बच्चा है वो वैसे कैसे होता है, लेंथ वाइज होता है, लेकिन जब बच्चा घूम जाता है और घूम के क्रॉस वाइज हो जाए तो इसको ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन बर्थ में सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि फीटस इज डिलीवर्ड सर्जिकली। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि सिजेरियन बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो इसमें करते क्या है कि जो मैटरनल एब्डोमिनल वॉल है यानी माँ का जो स्टमक है या उसमें थोड़ा सा स्लिट लगाते हैं, थोड़ा कट करते हैं और बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिजेरियन सेक्शन बर्थ हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो बात हमें समझनी है वो है बेसिकली कैटेगरीज ऑफ इन्फेंट एक्टिविटीज़। तो हमें ये देखना है कि जो इन्फेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनकी कितनी कैटेगरी है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि मास एक्टिविटी करते हैं जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जनरल एक्टिविटी है। तो मास एक्टिविटी में बेसिकली ग्रेटेस्ट इन ट्रंक एंड लेग्स। मास एक्टिविटी का मतलब जो सबसे ज़्यादा किस एरिया में एक्टिविटी देखने को मिलती है, उनके ट्रंक का मतलब गर्दन के नीचे का हिस्सा और पैर के ऊपर का हिस्सा पूरा जो है वो ट्रंक कहलाता है। तो वहाँ पे ट्रंक में और लेग्स में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है और सबसे कम एक्टिविटी कहाँ होती है, हेड में होती है। स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व सर्वाइवल
वैल्यूज सच एज हार्ट एक्शन, ब्रीथिंग, स्नीजिंग, डाइजेस्टिव रिफ्लेक्सेस, ये सब क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनरल रिस्पॉन्सेज में। जनरल रिस्पॉन्सेज में क्या है, इन्वॉल्व लार्जर पोर्शन ऑफ ऑल बॉडी देन रिफ्लेक्सेस, रैंडम आर्म्स एंड हैंड मूवमेंट, प्रांसिंग, स्ट्रेचिंग, किकिंग ऑफ लेग्स एंड हेड टर्निंग। तो ये सब तो जैसे कॉमन जनरल रिस्पॉन्सेज जो करते ही हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि हैंड मूवमेंट होता है उनका, स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी स्ट्रेच करते हैं, किकिंग ऑफ लेग्स, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, इसीलिए इनको हम जनरल रिस्पॉन्स में हम रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि बर्थ साउंड। बर्थ साउंड बेसिकली यूजुअली कंबाइन होता है ऑफ ग्रेस्पिंग एंड कफिंग एंड एफर्ट टू ब्रीथ एज द न्यूबॉर्न स्ट्रगल टू अडॉप्ट टू हिज न्यू इन्वायरमेंट। बेसिकली जो बर्थ साउंड है वो ऐसा कोई बर्थ साउंड बच्चा जानबूझ के प्रोड्यूस नहीं करता है। होता क्या है वहाँ पे, ग्रेस्पिंग और कफिंग जो होता है वो एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलके बर्थ साउंड प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, एफर्ट टू ब्रीथ एज द न्यू बॉर्न स्ट्रगल टू अडॉप्ट टू हिज न्यू इन्वायरमेंट। जैसे ये बच्चा इमर्स आउट होता है तो उसके लंग्स में जो क्या होती है, हवा या ऑक्सीजन भरती है, तो उस टाइम पे गैस्पिंग, कफिंग, इन सबको कॉम्बिनेशन मिलके जो होता है वो जो साउंड निकलता है उसको हम बर्थ साउंड कहते हैं। और जो बर्थ साउंड है वो क्विकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बर्थ क्राई में। बर्थ क्राई जो होता है वो उसका दो पर्पस होता है। जो बच्चे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे बच्चा डिलीवर होता है वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, इसी को हम बर्थ क्राई कहते हैं। तो बर्थ क्राई का दो पर्पस होता है, एक तो सप्लाई द ब्लड विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन और दूसरा होता है टू इन्फ्लेट द लंग्स, है ना। तो मतलब जैसे ही वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, इन्फ्लेट द लंग्स यानी लंग्स को फैलाता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर भरता है, दिस मेकिंग ब्रीथ पॉसिबल, जिससे कि क्योंकि माँ के अंदर तो वो ब्रीथिंग नहीं कर रहा होता है, जैसे वो डिलीवर होता है उसके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाती है एंड ब्रीथिंग पॉसिबल होती है टू सप्लाई द ब्लड विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि बर्थ क्राई जो होती है उसका दो पर्पस होता है। फिर हम देखते हैं कि हज़ार्ड्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद बर्थ से। कौन कौन से हज़ार्ड्स हैं जो कि बर्थ से एसोसिएटेड होंगे। हज़ार्ड्स का मतलब कि कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी क्रिटिकल कंडीशंस हैं बच्चों के लिए कि जहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके के हज़ार्ड्स होते हैं। फिजिकल हज़ार्ड्स में मल्टीपल बर्थ है, एक से ज़्यादा अगर बच्चा है तो फिजिकल हज़ार्ड्स है, क्योंकि वहाँ पे कई बार नुकसान होने के चांसेस होते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है बेसिकली वैसे जो डिलीवरी होती है वो 2 स्टेजेस में होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। लेकिन जब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए तो हम इसको प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं, या आप इसको स्पॉन्टेनियस लेबर भी कह सकते हैं, फास्ट लेबर भी कहते हैं इसको। मेडिसिन फिजिकल हज़ार्ड्स हो सकती हैं, बहुत हाई डोज की ले ली मेडिसिन तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी मोस्ट कॉमन कॉज है फिजिकल हज़ार्ड का। इसमें देखिए मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी के वो प्री मैच्योरिटी है कि बच्चे का समय से पहले ही डिलीवर हो जाना, कॉन्जेनाइटल डिज़ायरेबिलिटी मतलब बर्थ डिफेक्ट है, कुछ ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके की दिक्कत है, मालफॉर्मेशंस है, इंजरी एट बर्थ, है ना, बर्थ होने के समय कुछ इंजरी हो जाए, कोई कहीं इस तरीके की कोई घटना हो जाए कि बच्चा इंजर्ड हो जाए तो फिर फिजिकल हज़ार्ड है उसका, एंड न्यूमोनिया एक्सेट्रा और भी बहुत से हैं बट ये कुछ मेन है। साइकोलॉजिकल में हम देखते हैं प्लेटो इन डेवलपमेंट। प्लेटो का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ना होना यानी कि रुक जाना, है ना। तो एक स्टेज में जैसे हमें पता है कि एक स्टेज के बाद डेवलपमेंट, जब आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो डेवलपमेंट फिर प्रोग्रेस होता है, बैक नहीं जाता और नहीं रुकता है। लेकिन प्लेटो इन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा, अब वो स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी। डेवलपमेंटल लैग जो होता है इसमें क्या होता है कि मीन्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बिलो द नॉर्मल फॉर इंडिविजुअल एज। जितनी एज है उससे उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल से कम है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल लैग। हेल्पलेसनेस में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि छोटे जो बच्चे जो होते हैं वो पूर्णतः माँ पे डिपेंड होते हैं। अब अगर माँ
क्या है, मूड स्विंग होता है, और अगर भूख लगी है, बच्चे को खाना नहीं दिया, तो वो क्या होता है, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि तो फिर इस तरीके के साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे को स्टार्टिंग से ये नींव दिमाग में पड़ने लगती है कि हेल्पलेसनेस सा वो खुद को असहाय सा महसूस करते हैं। न्यू पेरेंट ब्लूज़ में बेसिकली क्या होता है कि चाहे जो माँ बाप है, जो फर्स्ट टाइम माँ बाप बनते हैं, सेकेंड टाइम बनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये पूरा जो फेज़ है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ही हैप्टिक हो जाता है कि 9 मंथ पहले उसको पूरा कंसेप्शन से लेके डिलीवर होना, फिर 9 मंथ तक बहुत क्रिटिकल कंडीशंस आना, अप डाउन्स होना, मेडिसिन्स लेना, उसके बाद फिर आफ्टर डिलीवरी फिर बच्चे को संभालना, और फिर उस टाइम पे तो कई बार ऐसा होता है कि जो इसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, एक तरीके का कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता चला जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स जो हैं, अगर उनमें बेबी ब्लूज़ आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे, तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो है वो नहीं होने देना है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए मुझे, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है या आप कुछ और इसमें पढ़ना चाहते हैं तो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।